सड़कों पर खुमैनी मुर्दाबाद के नारे, डिक्टेटरशिप एंड की गूंज, नेशनल फ्लैग का रिजेक्शन और हाथ में सुप्रीम लीडर की पोर्ट्रेट से सिगरेट जलती हुई तस्वीरें, ये विजुअल्स हैं ईरान से। 2026 की शुरुआत ने एक बार फिर से दुनिया का अटेंशन मिडिल ईस्ट पर ला दिया है। पिछले कुछ सालों में हमने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में प्रोटेस्ट देखे, लेकिन ईरान का करंट अपराइजिंग इन सबसे बड़ा, ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मालूम पड़ रहा है। ईरान में प्रोटेस्ट कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इस बार स्केल कुछ और है। 2 हफ्तों से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तेहरान, मशहद, शिराज, तबरीज, सड़कों और गलियों में सिर्फ और सिर्फ केओस ही केओस है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या 2026 ग्लोबल मेल्टडाउन ईयर बनने जा रहा है? प्रोटेस्ट की शुरुआत एक छोटी सी ट्रिगर से हुई, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी और बहुत ही गहरी है। 28 दिसंबर 2025 तेहरान के ग्रैंड बाजार में कुछ शॉपकीपर्स ईरानियन रियाल के गिरते हुए वैल्यू से तंग आकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। लोकल लेवल पे शुरू हुई ये प्रोटेस्ट सिर्फ कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई। इन्फ्लेशन ने आम आदमी के कोलैप्स की तरफ धकेल दिया। एडिबल गुड्स 70% से ज़्यादा महंगी, मेडिसिन की प्राइसेस भी 50% से अधिक बढ़ गई और भी बेसिक नीड्स की चीज़ों की कीमत लोगों के बजट से बाहर आने लगी। और फिर पब्लिक ने भी कह दिया, बस अब और नहीं। प्रेशर बढ़ा तो सेंट्रल बैंक के चीफ मोहम्मद रजा फरजीन ने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन इससे ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस से बाहर निकले। जंजी मोमेंट ने मोमेंटम क्रिएट किया। प्रोटेस्ट 31 की 31 प्रोविंसेस तक फैल गए, जिसमें ईरान के सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि पेरिफेरल रीजन्स भी शामिल थे। डिमॉन्स्ट्रेटर्स को काबू में करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से तुरंत ही एक्शन लिया जाता है और उन पर टीयर गैस फेंके गए, लेकिन इससे सिर्फ उस जगह की भीड़ तो कंट्रोल हो गई, लेकिन पूरे देश भर में जो हो रहा है मोमेंट को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था। इसके बाद ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए इन पे आर्म्ड फोर्सेस का भी यूज किया जाता है। 31 दिसंबर को फर्स्ट कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई। इससे क्राउड और एग्रेसिव हो गई और आंदोलन को और भी जोरों शोरों से आगे बढ़ाया। जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त तक अमेरिकन ह्यूमन राइट एजेंसी HRNA के मुताबिक 599 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। इस कैजुअलिटीज़ में हज़ारों लोगों की इंजरीज, जबकि लगभग 10,000 लोगों से अधिक की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इंसिडेंट को थोड़ा सीरियस और इनह्यूमैनिटी एक्ट कहते हुए तुरंत ही US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी दी कि ईरान यदि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे फोर्स यूज करेगा तो USA उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लेने के लिए हर तरह से रेडी है। साथ ही किसी भी कंट्री को ईरान से ट्रेड करने पर पार्टनर कंट्री पे 25% टैरिफ इम्पोज करने की भी धमकी दे दी है। अब ट्रंप के इस स्टेटमेंट से उनका डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिलता है। जो ट्रंप और US ईरान में ह्यूमैनिटी की बात करता है, उसकी ह्यूमैनिटी और मोरालिटी तब कहाँ चली जाती है जब गाजा में हजारों लोगों को जेनोसाइड कर दिया जाता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल होती हैं। यहाँ तक कि वो इजराइल को ओपन सपोर्ट करता है गाजा के अगेंस्ट। जब सीरिया पे बॉम्बिंग हो रही थी तब इसकी मोरालिटी कहाँ गई? जब सूडान के मासूमों के साथ हुई ब्रुटलिटी को पूरी दुनिया ने देखा तब क्या उसकी आंखें बंद हो गई थी? जब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जा रहा था तब US की ह्यूमैनिटी कहाँ गई? जब पहलगाम में इंडिया के बेगुनाहों पर पाक आतंकियों द्वारा 26 लोगों को शहीद कर दिया जाता है, उल्टा उन टेररिस्टों को क्रिटिसाइज करने के बजाय बार बार पब्लिकली ये कहता है कि मैंने इंडिया पाक वॉर रुकवाया, मुझे नोबेल प्राइज दो। जबकि रियलिटी तो यह है कि जियोपॉलिटिक्स में मोरालिटी रेयरली स्टैंड अलोन मोटिव होता है, इंटरेस्ट और अलाइनमेंट सेंट्रल होते हैं। सच्चाई तो यही है कि US ईरान में खोमेनी की गवर्नमेंट को हटाकर वहां अपनी एक पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहता है, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट से इनके रिश्ते और पर्पज बिल्कुल भी मैच नहीं होते। बहरहाल हम ट्रंप और US की सच्चाई सभी जानते हैं और अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। ईरान ने जवाब में 8 जनवरी को नेशनल इंटरनेट ब्लैक आउट इम्प्लीमेंट किया। इंटरनेशनल मीडिया और लोकल इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स को ब्लॉक किया गया, लेकिन तब तक वायरल इमेजरी दुनिया भर में सर्कुलेट हो चुकी थी। लोग इंटरनेट एंड सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट को लेकर अलग अलग नजरिया से दिखा रहे हैं, कोई इसके सपोर्ट में तो कुछ इसके अगेंस्ट में। ये अपराइजिंग वैक्यूम में अराइज नहीं हुआ। साल 2022 में 22 साल की महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है। अब इस इंसिडेंट ने ईरान में हिजाब एनफोर्समेंट
और स्टेट कंट्रोल के खिलाफ एक नेशन वाइड मूवमेंट को इग्नाइट कर दिया। माशा मूवमेंट को 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से सबसे बड़ा सिविल अपराइजिंग माना गया, जिसमें जेंडर ऑटोनॉमी, सिविल राइट्स और स्टेट लेजिटिमेसी जैसे थीम सेंटर स्टेज पर आए। 2025-26 का प्रोटेस्ट मूवमेंट का नेक्स्ट फेज लगता है। इस बार नैरेटिव सिर्फ इतना है कि हिजाब से आगे निकलकर इकोनॉमिक कोलैप्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म तक एक्सपेंड हो गया। वहीं राजधानी तेहरान से खोमेनी का स्टेटमेंट आता है, ये बाहरी साजिशें हैं। अमेरिका और इजराइल जैसी वेस्टर्न कंट्रीज हमारे अंदर इंटरनल वॉर चाहते हैं। ईरानियन सुप्रीम आयतुल्लाह अली खोमेनी ने नैरेटिव को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की तरफ शिफ्ट किया है। आखिर ईरान में इतनी बड़ी ट्रेजेडी एंड इन्फ्लेशन आई कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ईरान की इकोनॉमी मेनली ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियर एम्बिशन के चलते तरह तरह के सैंक्शन ने सालों से इकोनॉमिक चोक होल्ड बना रखा है। मिलिट्री और डिफेंस स्पेंडिंग ने सोशल स्पेंडिंग को कंज्यूम कर लिया। तब जाकर पब्लिक ने लाइवलीहुड के इश्यूज और गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी दोनों रेज किए। लास्ट ईयर जून में ईरान इजराइल मिसाइल वॉर स्टार्ट होती है। 12 दिनों तक चली इस शॉर्ट वॉर में दोनों ही ओर से नॉन स्टॉप मिसाइल्स दागे गए। इसमें भी ईरान को ज़्यादा नुकसान उठानी पड़ी और उसके कई शहरों के स्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर दिया और ईरान को इन्फ्लेशन की ओर धकेल दिया। इसके बाद यूएस ने यह कहकर कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जो वर्ल्ड पीस के लिए खतरा बन सकता है, ईरान पे अटैक कर देता है। इसने ईरान को कम्प्लीटली कोलैप्स कर दिया। धीरे धीरे इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ता चला गया कि ईरानियन रियाल की वैल्यू दिसंबर एंड में यूएस डॉलर के मुकाबले 1.45 मिलियन तक चली गई और फ्रस्ट्रेटेड पब्लिक ने प्रोटेस्ट छेड़ दिया। इस बार प्रोटेस्टर्स की डिमांड सिर्फ कंज्यूमर प्राइसेस तक लिमिट नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल और सिंबॉलिक लेयर्स तक जा रही है। प्रोटेस्टर्स की अपनी गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि फ्यूल सब्सिडी रिस्टोर करो, बेसिक गुड्स के प्राइसेस रिड्यूस किया जाए, करप्शन और मिसमैनेजमेंट को एड्रेस करे गवर्नमेंट। 2026 के न्यू बजट में जो 62% टैक्स इंक्रीज करने की बात है उसे कम करे या फिर खत्म करें, करेंसी स्टेबलाइज करें, पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग पर पब्लिक डिबेट अलाउ करें, इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करें, करंट नेशनल फ्लैग को सन एंड लायन वाले एम्बलम से रिप्लेस किया जाए एंड सो ऑन। एक रिमार्केबल डायमेंशन ये भी है कि प्रोटेस्ट के अंदर मोनार्की, नोस्टाल्जिया और पहलवी एरा रिवाइवल की वॉइसेस भी सरफेस हुई है। 1925 से 1979 तक ईरान पर पहलवी डायनेस्टी का रूल था। 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की अबॉलिश हुई और शाह को एक्जाइल होना पड़ा। उनके बेटे रजा पहलवी जो तब से डायस्पोरा में रहे, आज प्रोटेस्ट डिस्कोर्स में एक सिंबॉलिक फिगर के रूप में मेंशन हो रहे हैं। ये डिमांड प्राइमरीली उन सेक्शन से आ रही है जो पहलवी एरा को सेक्युलर गवर्नेंस, वेस्टर्न अलाइनमेंट, मॉडर्नाइजेशन और नेशनल प्राइड के साथ एसोसिएट करते हैं। फिलहाल ईरान में अपराइजिंग जारी है, आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन नैरेटिव क्लियर है। जब इकोनॉमिक कोलैप्स पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को हिट करता है तो स्टेट्स को सबसे ज़्यादा प्रेशर तब फील होता है। आगे क्या होगा ये डिप्लोमेसी, सैंक्शंस, इंटरनेट, डायस्पोरा नैरेटिव्स और स्टेट्स के बिटवीन डिसाइड होगा। ईरान के लिए स्टेबिलिटी सिर्फ रिप्रेशन से नहीं, स्ट्रक्चरल नेगोशिएशन से ही आ सकती है। हम पब्लिक और स्टेट के बीच कंस्ट्रक्टिव रिजोल्यूशन की उम्मीद करते हैं।